नमस्कार। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी एवं जन विकास महासभा द्वारा आयोजित इस जूलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आपके हमारे घर में जो बिजली है इसके दो रूप होते हैं। एक तो इन्वर्टर के अंदर जो बिजली इकट्ठी हो जाती है, स्टोर हो जाती है, वो दिखाई नहीं देती है, और उसके बाद जब हम उसे बिजली चली जाती है, इन्वर्टर से जब बिजली लेते हैं तो फिर हमारा पंखा चलने लगता है, हमारी लाइट जलने लगती है। इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उन सबको अपना विभिन्न काम करने के लिए ऊर्जा या ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? सूरज नाना से मिलती है। लेकिन सूरज नाना की जो एनर्जी है उसे हम सीधे सीधे नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम सोचें कि हम धूप में बैठ जाएं और हमारे शरीर में रोटी चावल दाल बन जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जैसे इन्वर्टर की बैटरी में है क्षमता कि वो स्टोर कर लेती है एनर्जी को, उसी तरीके से सूरज से आने वाली ऊर्जा को स्टोर करने की कैपेसिटी सिर्फ हरे पौधों की हरी पत्तियों के अंदर जो एक रंग होता है हरे रंग का, जिसको कहते हैं क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल में ये क्षमता होती है कि उस सूरज की ऊर्जा को वो अपने इन्वर्टर की बैटरी के रूप में स्टोर कर लेते हैं। अब उसके बाद जब पौधे को ज़रूरत होती है तो उसमें से कुछ एनर्जी ले लेता है, या फिर जानवर और हम लोग जो हैं हमें उन्हीं हरे पौधों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर हम सभी प्राणी हरे पौधों के मेहमान हैं। तो ये एनिमल्स को जब ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो यहाँ से हरे पौधों से ऊर्जा ले लेते हैं, और फिर उसमें उसको जो स्टोर एनर्जी थी उसे काइनेटिक एनर्जी में बदल लेते हैं और उससे अपने शरीर की गतिविधियों को इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी ऐसा होता है कि वो एनर्जी तुरंत फिर एक और पर्स है जिसमें स्टोर कर ली जाती है, और उसे कहते हैं एटीपी। तो इस काम को करने के लिए हमारे शरीर में, शरीर की सारी कोशिकाओं में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का साइज खुद ही माइटोकॉन्ड्रिया से भी छोटा है। हाँ, लेकिन जो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी सिस्टम होता है, जो मशीनरी होती है, जो एंजाइम्स और कोएंजाइम्स होते हैं, वो सब मौजूद होते हैं। वो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन से ही जुड़े रहते हैं। अब इस एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए एक सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 plus 6O2 gives rise to 6CO2 plus 6H2O plus 686 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम मोल। लेकिन ये एनर्जी यदि एक ही बार में बाहर आ जाए तो हमारे शरीर को जलाकर राख कर देगी। इसलिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि एक एक करके जो 12 हाइड्रोजन हैं वो एक एक करके अलग हों, और अलग होने के बाद उनसे एनर्जी मिले, और वो एनर्जी फिर तुरंत एटीपी में इस्तेमाल कर ली जाए, स्टोर कर ली जाए। फिर एटीपी से जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि एक फिजिक्स का नियम है, जब भी किसी एटम को हम ऊर्जा देते हैं तो क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन अपने से बाहर वाले ऑर्बिट में जंप कर जाता है, और यदि ये एनर्जी आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा है तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है बाकी एटम से। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी यही होता है कि जब हाइड्रोजन के परमाणु अलग होते हैं तो वो एनर्जी उन्हें सेपरेट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में तोड़ देती है। अब उस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन में इतनी ऊर्जा है कि उससे 3 एटीपी बन सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए भी एक अलग रास्ता होता है और प्रोटॉन के प्रवाह के लिए भी अलग रास्ता होता है। अब
एक एक करके हाइड्रोजन अलग हो, उसके लिए हमारे पास लंबी चेन ऑफ रिएक्शंस हैं जिसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो ग्लाइकोलिसिस, जिसमें 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3 कार्बन वाले फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्रेब्स साइकिल जो उसको और छोटे यूनिट्स में तोड़ देता है। इसके साथ ही तीसरा काम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें कि हाइड्रोजन अलग हुआ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अलग अलग हो गया। उस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को फिर एक रास्ते से प्रवाहित करते हैं, कुछ कोएंजाइम्स हिस्सा लेते हैं, NAD, FAD, Q, साइटोक्रोम्स, और एक एक करके उसमें से ऊर्जा लेकर के 3 ATP बना लेते हैं। प्रोटॉन के प्रवाह के लिए अलग सिस्टम होता है। तो अब ये सिस्टम जो है बिजली दफ्तर की फैक्ट्री की तरह से, उस पावर हाउस ऑफ द सेल को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो आइए अब इस माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और के बारे में बात करें और देखें कि कैसे उसकी संरचना अपने इन विभिन्न कामों को संचालित कर सकने के सूटेबल है, कि इस काम को संपादित कर सकने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से ये काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में क्या क्या खास बातें होती हैं। तो एक बात तो मैंने जो आपको बताया कि 4 स्टेप्स हैं इस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में। एक तो ग्लाइकोलिसिस, जिसमें कि 6 कार्बन वाले ग्लूकोज मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। फिर अगला चरण है क्रेब्स साइकिल, जिसमें आगे इसका ऑक्सीडेशन होता है। तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और चौथा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जरा इस बात को समझें आप कि कोई भी मॉलिक्यूल जब फॉस्फेट से क्रिया करता है तो उसे फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकली वो तुरंत ADP के फॉस्फोराइलेशन से ATP बनाने में इस्तेमाल हो जाती है, और इन दोनों क्रियाओं की कपलिंग को संयुक्त रूप होने को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। जिसे आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे शोले पिक्चर में आपने देखा था कि शुरू में जो एक शॉट है कि मालगाड़ी जा रही है, मालगाड़ी के अंदर जो है अंग्रेज़ों का कुछ सामान है, रुपया पैसा है, तो उसको लूटने के लिए जो हीरो हैं वो क्या करते हैं, एक ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ पे कि मालगाड़ी के जस्ट बगल से वो घोड़े पर जाते हैं। घोड़े की रफ्तार वही होती है जो मालगाड़ी की होती है, तो वो घोड़े से एक बार जंप लगा करके मालगाड़ी के अंदर चले जाते हैं और सामान को उठा करके फिर घोड़े पे आते हैं। तो यहाँ पे दोनों की स्पीड समान होनी ज़रूरी है, और यहाँ पे यही दोनों चीज़ें बिल्कुल पैरेलल होती हैं, ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल या रेडिकल जब ऑक्सीजन से क्रिया करे, या उसमें से हाइड्रोजन अलग हो, या उसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो। एक्चुअली सेलुलर रेस्पिरेशन में ये तीनों क्रियाएं होती हैं कि हाइड्रोजन एक एक करके अलग होता है और वो आयनाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनर्जी जो बाहर से मिली, हाइड्रोजन जितने एनर्जी से जुड़ा हुआ था, जब हाइड्रोजन अलग हुआ तो वह एनर्जी अलग हो गई। उस एनर्जी ने आयनाइजेशन कर दिया एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन के लिए अलग रास्ता है, और अब उस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ले करके 3 ADP और फॉस्फेट मिलकर के 3 ATP बना लेते हैं। इसके लिए एक अलग पाथवे है, प्रोटॉन के मूवमेंट के लिए एक अलग पाथवे। तो ये कहानी है माइटोकॉन्ड्रिया की। अब माइटोकॉन्ड्रिया में के बारे में थोड़ी सी इतिहास आपको बताएंगे, क्योंकि कभी कभी इसके बारे में कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले सन 1880 में कॉलिकर नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने मसल सेल्स में से नोच करके माइटोकॉन्ड्रिया को अलग करने, टीज करके अलग करने में सफलता प्राप्त की थी। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कुछ कोशिकाओं में लंबे लंबे धागे की तरह से माइटोकॉन्ड्रिया देखा, तो उसे फीला नाम दिया। फिर कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने दाने दाने जैसी रचना देखी, उसको बायोब्लास्ट नाम दिया। एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया को खोज करने का श्रेय आल्टमैन और फ्लेमिंग को दिया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले बेंडा ने 1897 में किया था। ग्रीक भाषा में माइटोस शब्द का मतलब होता है धागा या थ्रेड।
कॉन्ड्रियोस शब्द का मतलब होता है ग्रेन्यूल। तो चूंकि ये कभी कभी धागे जैसा भी हो सकता है या कभी कभी दाने जैसा भी हो सकता है, इसलिए इसका ये नाम रखा गया। अब इसका यहीं पे आपको एक चीज़ ये बता दें कि जो ये 4 स्टेप्स हैं ये कोशिका में कहाँ कहाँ होते हैं। तो ये आप देखें कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, क्रेब्स साइकिल की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की क्रिया एलिमेंट्री पार्टिकल में होती है, लॉलीपॉप की तरह से जो होते हैं डेविड डी ग्रीन के अनुसार। और बाद में आया कि ईफ्रेम रैकर ने बताया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी के अंदर होता है, और ये इसमें सिर्फ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करने के लिए जो ATPase एंजाइम होता है वो पाया जाता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम जब किसी चीज़ को देखते हैं और बिल्कुल हल्के रंग का है जैसे, तो हम उसको स्पष्ट करने के लिए जैसे रंगीन कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। तो हम जब कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो बहुत हल्के रंग की होती हैं, तो उसको अच्छी तरह से देख सकने के लिए हम कुछ रंग का इस्तेमाल करते हैं। अब ये रंग 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव स्टेनिंग करने वाले और एक निगेटिव स्टेनिंग करने वाले। इसे आप यूँ समझें कि जैसे कोशिका में जो न्यूक्लियस वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा है, लेकिन ज़्यादा गाढ़ा नहीं, और साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में अंतर बहुत जरा सा है। अब हमने पॉजिटिव स्टेनिंग किया, एक ऐसा स्टेन किया जो ये इस न्यूक्लियस को थोड़ा और ज़्यादा गाढ़ा कर लिया इसने। तो अब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आप देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। इसके साथ ही निगेटिव स्टेनिंग में क्या किया हमने, एक ऐसा स्टेन यूज़ किया कि जो हल्के रंग का चीज़ था साइटोप्लाज्म, उसको उसने ज़्यादा गाढ़ा कर दिया, और उसकी तुलना में ये जो न्यूक्लियस था वो हल्के रंग का दिखाई दिया। हमारा काम चल गया कि इसमें ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच का अंतर हमें स्पष्ट दिखाई देने लगा। एक और चीज़ होती है वाइटल स्टेन। सीधे सीधे आप सेल को लें, लिविंग कंडीशन में स्लाइड के ऊपर रखें और उसे स्टेन कर दें तो वो स्टेन हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए एक वाइटल स्टेन होता है जिसे कहते हैं जेनस ग्रीन बी। अब ये बात महत्वपूर्ण इस तरह से है कि 1963 में पार्सन नाम के वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को निगेटिव स्टेनिंग से स्टेन किया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्हें बाहर 2 मेम्ब्रेन दिखाई दी, बाहर की मेम्ब्रेन और अंदर की मेम्ब्रेन। अंदर की मेम्ब्रेन में कई कंगूरे या उभार दिख रहे थे जिसे माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी या क्रिस्ट कहा जाता है, और इनके ऊपर कुछ लॉलीपॉप लाइक या टेनिस रैकेट लाइक संरचनाएं थीं जिसको उन्होंने ऑक्सीसोम का नाम दिया, जबकि यही पॉजिटिव स्टेनिंग से करके देखने में वो नहीं दिखाई दे पा रहा था। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका अलग अलग कोशिकाओं में वितरण अलग अलग तरह का होता है। जैसे कि यदि हम पैरामीशियम में देखें तो पैरामीशियम के पेलिकल से तुरंत नीचे ट्राइकोसिस्ट की लेयर होती है, और ट्राइकोसिस्ट के तुरंत नीचे वो एक लेयर के रूप में पाया जाता है। मसल सेल्स में जो सिकुड़ सकने और फैल सकने वाली जो फाइबर्स होती हैं मायोफाइब्रिल्स, उन मायोफाइब्रिल्स को घेरे रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। डिवाइडिंग सेल्स में स्पिंडल फाइबर्स को के चारों तरफ ये माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा इकट्ठे रहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पैरामीशियम में ये पेलिकल के तुरंत अंदर लाल रंग के जो दिखाई दे रहे हैं। मसल सेल्स में ये जो मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल को घेरे हुए हैं। एक डिवाइडिंग सेल में ये जो स्पिंडल फाइबर्स है, स्पिंडल फाइबर के चारों तरफ ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है। शेप माइटोकॉन्ड्रिया का भी अलग अलग हो सकता है, जैसे कि रैट लिवर सेल में ये लंबा धागे की तरह से है, मैमेलियन किडनी सेल में ये हनुमान जी के गदा की भांति है, और रैट स्पर्मेटोसाइट में ग्रेनुलर है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की जो क्रिस्टी हैं उनका अरेंजमेंट भी अलग अलग तरीके का पाया गया है। जैसे कि यहाँ आप देखें कि हैमस्टर के एड्रिनल कॉर्टेक्स सेल में ये लैमिलेटेड हैं। लैमिलेटेड मतलब कोई चीज़ किताब के पन्ने की भांति एक साथ सटी हुई हो। दूसरा
हैमस्टर के लीवर सेल्स में ये फिंगर लाइक होते हैं। कैट के बिल्ली के हार्ट के वेंट्रिकल की पैपिलरी मसल्स की माइटोकॉन्ड्रिया में शहद की मक्खी के छत्ते की भांति पाए जाते हैं। फ्रॉग के प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सेल्स में ये लंबे लंबे लॉन्गिट्यूडनली अरेंज रहते हैं। पार्सन के ने जो पार्टिकल देखे उसके बाद 1 साल के बाद डेविड ई ग्रीन ने 1964 में बहुत विस्तार से माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का अध्ययन किया और उन्होंने साफ साफ बताया। उन्होंने तो एक बात ये कही कि माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई लगभग 1500 एंगस्ट्रॉम, चौड़ाई लगभग 500 एंगस्ट्रॉम होती है और 2 मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन। अंदर वाली मेम्ब्रेन कई जगह कंगूरे या उभार बनाती है जिन्हें माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी या क्रेस्ट कहते हैं, और इन क्रेस्ट के ऊपर जो पार्टिकल्स होती हैं, इन पार्टिकल्स को पार्सन ने तो ऑक्सीसोम कहा था, डेविड ई ग्रीन ने उसके को एक अलग नाम दिया है एलिमेंट्री पार्टिकल का। डेविड ई ग्रीन ने माइटोकॉन्ड्रिया को जो बाहरी दीवार है उसके बाहर की तरफ भी गोल गोल बिना स्टॉक वाले पार्टिकल्स देखा था, लेकिन बाद में किसी वैज्ञानिक को नहीं दिखाई दिया वो। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर इनर मेम्ब्रेन की क्रिस्टी से लगे हुए कुछ लॉलीपॉप या टेनिस रैकेट लाइक पार्टिकल्स दिखाई दी, औरों को भी दिखाई दी, और उसको उन्होंने एलिमेंट्री पार्टिकल का नाम दिया। यहाँ आप देखें माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा कि डेविड ई ग्रीन ने बताया, 1500 एंगस्ट्रॉम लंबा और 500 एंगस्ट्रॉम चौड़ा, बाहरी मेम्ब्रेन और अंदर की मेम्ब्रेन। अंदर की मेम्ब्रेन कहीं उभार बनाती है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी या क्रेस्ट कहते हैं। इन्हीं के ऊपर ये लॉलीपॉप जैसी रचनाएं पाई जाती हैं जिनको डेविड ई ग्रीन ने एलिमेंट्री पार्टिकल कहा। बाद में सन 1970 में नास नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए की भी खोज की, और एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 से लेकर के 6 तक डीएनए हो सकते हैं। बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए की भी जानकारी बताई और कुछ माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स के बारे में भी बताया, और इससे ये पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया अपने ज़रूरत में से कुछ प्रोटीन्स का निर्माण खुद कर सकता है। बाकी कुछ प्रोटीन का निर्माण तो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के प्लेटफॉर्म पर होता है, लेकिन कम से कम कुछ प्रोटीन्स का मैन्युफैक्चर ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद कर लेता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन 2 ऑर्गेनेल को सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है। इसके बाद 1968 और 70 में ईफ्रेम रैकर ने कुछ बड़े मज़ेदार प्रयोग किए और थोड़ा सा डेविड ई ग्रीन का जो सिद्धांत था उसमें परिवर्तन कर दिया। ईफ्रेम रैकर ने 1968 में माइटोकॉन्ड्रिया को अल्ट्रासोनिक वेव से ट्रीट किया। तो अल्ट्रासोनिक वेव से ट्रीट करने पे क्या हुआ कि उसके अंदर कुछ जो अंदर की क्रिस्टी वाला पोर्शन था और उसके ऊपर जो पार्टिकल्स थे वो टूट करके अलग अलग हो गया। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया का ये क्रिस्टी वाला हिस्सा था और इसके ऊपर पार्टिकल्स थे, तो इन्हें उन्होंने अल्ट्रासोनिक वेव से ट्रीट किया। अल्ट्रासोनिक वेव से ट्रीट करने पे क्या हुआ कि ये छोटे छोटे संरचनाओं में टूट गया, ये मेम्ब्रेन वाला हिस्सा और उसके ऊपर ये पार्टिकल्स। इसको इन्होंने सब माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल का नाम दिया, सब माइटो मजे की बात ये थी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करना और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से जो एनर्जी मिली उसको फिर एटीपी बनाने में इस्तेमाल कर लेना, एटीपी बनाना, ये दोनों काम कर लेता था। यहाँ पे ये जो सब माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स थे ये भी इन दोनों कामों को कर लेते थे। लेकिन इसके बाद इन्होंने इसे सेफेडेक्स जेल से ट्रीट किया। सेफेडेक्स जेल के कॉलम से प्रवाहित किया
अब के क्या हुआ कि इसमें से ये पार्टिकल अलग हो गए और ये वाले जो मेम्ब्रेन वाला पोर्शन है ये अलग हो गया। इसको इन्होंने SU पार्टिकल का नाम दिया। अब यहां पे क्या हुआ, SU पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तो कर लेता था। मतलब आप इसे ये समझ लीजिए कि इन्वर्टर से बिजली, इन्वर्टर ऑन तो हो जाता था, उससे बिजली निकलने, लेकिन जैसे कभी कभी होता है ना कि टर्मिनल पर कुछ कार्बन जमा हो जाता है, तो अब हमारे लाइट में के पंखे में नहीं आ पाती है। तो वही बात यहाँ पे हुई कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तो हो गया लेकिन ATP फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा था। अगले प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि इन दोनों को फिर से मिला दिया, और जब फिर से मिला दिया तो फिर ये सब माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स बन गए और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी कर लेते थे, ATP फॉर्मेशन भी कर लेते थे। अब ये एक नई बात थी। डेविड डी ग्रीन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने वाले जो एंजाइम और कोएंजाइम हैं वो इस पार्टिकल में होते हैं, लेकिन इफ्रेम रैकर ने कहा नहीं, ये एंजाइम और कोएंजाइम ये क्रिस्टी के मेम्ब्रेन में होते हैं और ये जो पार्टिकल हैं इनके अंदर सिर्फ एक ATPase एंजाइम होता है जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए जिम्मेवार है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब इलेक्ट्रॉन से एनर्जी ली गई और उसे तुरंत ATP बनाने में इस्तेमाल कर ली गई। तो ये एक नई खोज थी और इसके बाद इसके फंक्शन के बारे में फिर थोड़ा सा विस्तार से हम पढ़ेंगे अलग से। तो आज की बात इतनी, धन्यवाद। बाकी बातें आपसे कल मुलाकात होगी। आपको कहीं कोई प्रश्न हो, शाम को 5 से 5:30 के बीच में इसकी रिकॉर्डिंग हम हमेशा करते हैं और 5:30 से 5:45 के बीच में आपको यदि कोई सवाल पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी और जन विकास महासभा आपकी जूलॉजी की समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। धन्यवाद, नमस्कार।